नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ बिहार में वोटिंग का दिन बिल्कुल करीब आ रहा है और दूसरी तरफ एनडीए में ऐसी आग लगी है जो बुझाए नहीं बुझ रही। और आज तो गजब हो गया। आज नीतीश कुमार ने एनडीए के सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में 2 शब्द बोलने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से उनको मना के लाया गया था। सिर्फ 58 सेकंड वो मंच पर रहे, मैनिफेस्टो पकड़ा, नड्डा साहब समझाते रहे। उससे पहले उनको बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारियों ने समझाया। नीतीश नहीं माने, बिना बोले मंच से उतरकर चल दिए। इससे पहले नीतीश कुमार ने मोदी जी की रैली में जाने से मना कर दिया था। मोदी जी को सिर्फ नीतीश कुमार का वोट लेने के लिए पोस्टर लगाना पड़ा। मंच पर नीतीश नहीं चढ़े। लेकिन बात दोस्तों यहां खत्म नहीं हो रही। बात तो और आगे बढ़ चुकी है। आज नीतीश कुमार कैंप ने एक ऐसा पोस्टर जारी किया जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार की फोटो है और किसी की नहीं है, और उसमें लिखा गया है कि 14 दिनों का बस इंतजार, फिर आएगी नीतीश कुमार सरकार। और इस पोस्टर में मोदी नहीं है, शाह नहीं है, बीजेपी नहीं है, कमल का फूल नहीं है, एनडीए का जिक्र नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार। और यह पोस्टर चुनाव के बीचों बीच, इस तरह का पोस्टर पहली बार जनता दल यूनाइटेड से जारी हुआ है, या यूं कहिए नीतीश कैंप से जारी हुआ है। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि एनडीए टूटने के कगार पर है या एनडीए ही टूटने जा रही है 14 तारीख से पहले। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जिस तरह से नीतीश की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मोदी शाह को लेकर, और जिस हद तक, जिस लेवल तक, स्केल तक नीतीश कैंप और अमित शाह के कैंप के बीच में टकराव है, झगड़ा बढ़ गया है, उससे ये तो कहा जा सकता है कि एनडीए की वाकई लंका लगने जा रही है। और इस लंका दहन में सबसे ज़्यादा नुकसान मोदी शाह की बीजेपी को ही होने वाला है। अब दोस्तों, बीजेपी को नुकसान क्यों होने जा रहा है? एनडीए में बीजेपी को ही नुकसान सबसे ज़्यादा क्यों होगा? इसकी कुछ वजह हैं जो मुझे लगता है आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार का जो नतीजा है कहीं ना कहीं इस झगड़े पर भी डिपेंड हो रहा है कि झगड़ा सुलझेगा या और उलझेगा। नंबर 1 पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली में या बिहार के बाहर जो भी परसेप्शन हो कि उनकी तबीयत नासाज है, कहीं ना कहीं मनोदिशा ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश का जो वोटर है, जो नीतीश ने अपने बूते पिछले 20 साल में डेवलप किया है बिहार में, वो चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे कुर्मी वोटर हो, चाहे महिला वोटर हो, ये जो वोटर, एक बिग चंक जिस पर जेडीयू का सारा स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसकी मदद की दरकार हमेशा बीजेपी को रही है, ये जो वोटर है ये नाराज है मोदी से, शाह से, अल्टीमेटली बीजेपी से, क्योंकि इन्हें लगता है कि मोदी जानबूझकर, अमित शाह साजिश के तहत नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर रहे और 14 के बाद रिटायर कर देंगे। 14 के बाद नीतीश को घर बैठा दिया जाएगा और किसी नित्यानंद राय, किसी सम्राट चौधरी को अमित शाह मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतती है। और ये जो नाराजगी है ये सिर्फ नीतीश कैंप में नहीं है, नीतीश के वोटर में भी है। और पॉइंट नंबर 2 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग सीट से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो नीतीश के गढ़ से रिपोर्ट आ रही है, जिसकी चर्चा मैं आगे एक्सपर्ट से करूंगा। वहां पर जो कुर्मी वोटर है, अति पिछड़ा वोटर है, जो नीतीश कुमार के तरफ आप कह सकते हैं डेडिकेटेड है, वो वोटर बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। और कहीं कहीं तो वोट सीधे तौर पर भतीजे को ट्रांसफ़र हो रहा है, चाचा का वोट भतीजे को जा रहा है। यकीन मानिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और यही नहीं, महिलाओं का जो एक बड़ा चंक नीतीश कुमार ने डेवलप किया था एक वोट बैंक के तहत, वो महिलाएं भी नीतीश की रैलियों में आपको दिखेंगी, जदयू की रैलियों में दिखेंगी, अमित शाह की रैली में, सम्राट चौधरी की रैली में, किसी सिन्हा की रैली में, किसी और बीजेपी के नेता में नहीं दिखेंगी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंटर है, ये भी बहुत बड़ा संकेत है, खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है प्रशांत किशोर फैक्टर, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की कि 34 ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल परंपरागत अर्बन वोटर था, शहरी वोटर था, अपर कास्ट वोटर था, उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के पुराने शिष्य को मैनेज करने के लिए। कितना मैनेज कर पाएंगे अमित शाह
प्रशांत किशोर को ये तो फिर वक्त ही बताएगा। अब आज मेरे बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया बेल्हारी से इसी सिलसिले में बात करिए, आगे कुछ उसके अंश आप देखिएगा। बेल्हारी साहब ने बहुत खुलकर कहा कि दरअसल वजह यह है कि जो नीतीश कुमार की टीम है, जिसको मनीष वर्मा एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट लीड करते हैं, और भी कई लोग हैं, इनको पूरी तरह से अमित शाह का प्लान पता लग चुका है और नीतीश कुमार को अब इसका इल्म है, एहसास है कि 14 के बाद देयर विल बी नो नीतीश कुमार एज पर द प्लान ऑफ अमित शाह। अमित शाह के प्लान के तहत 14 के बाद कोई नीतीश कुमार नहीं है पटना में, यानी सीधे तौर पर मोदी और शाह नीतीश कुमार को रिटायर कर रहे हैं। अब ये जो फैसला है बिल्कुल भी मंजूर नहीं है नीतीश कुमार को, यहीं से जो आप कह सकते हैं झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में एक बात और आ रही है और वो ये है कि 4 तारीख तक, यानी 4 तारीख आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज की वोटिंग है 6 नवंबर को, उससे 48 घंटे पहले जब प्रचार खत्म हो रहा है, कैंपेन इलेक्शन का खत्म हो रहा है, अगर 4 तारीख से पहले नरेंद्र मोदी या मिस्टर अमित शाह नीतीश कुमार की इस वैल्यू एडिशन को समझते हुए उनको सीएम फेस घोषित कर देते हैं, तो इस मामले में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कंप्रोमाइज़ हो सकता है, समझौता हो सकता है, स्थितियां बीजेपी के लिए बेहतर हो सकती। और अगर मोदी ने या शाह ने पिछले कुछ दिनों की तरह वादा करने के बावजूद अगर सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया तो ये झगड़ा और बढ़ेगा। जो मैं कह रहा हूं ना, एनडीए की फिर लंका लगना तय मानिए। अब नीतीश की तो बात हो गई, लेकिन हम तेजस्वी की दोस्तों बात ही नहीं कर रहे हैं कि अगर नीतीश का झगड़ा है, अमित शाह से झगड़ा है, एनडीए में ऑल इज़ नॉट वेल, जीतन राम मांझी की कोई बात नहीं हो रही, चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, इतने डरे हुए सहमे हुए, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका जो लाभ है, इस झगड़े का राजनीतिक लाभ किसे मिल रहा है? और लाभ शायद जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं मुझे बिहार की ज़्यादातर सीटों से, ये जो लाभ है, पॉलिटिकल गेन है, ये तेजस्वी यादव का है, जिनके रथ की रफ्तार धीरे धीरे तेज़ होती जा रही। तेजस्वी यादव पर मैं बात करूंगा और मैं ये भी आज आपको बताने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव क्या 100 सीटों का आंकड़ा छू सकते हैं, और अगर छू लिया तो फिर किंग है, बेताज बादशाह बिहार के वही हैं, या फिर 100 से कुछ नीचे आ रहे हैं। कहां पर आज की तारीख में ये जो झगड़ा है एनडीए का, इसका जो लाभ तेजस्वी को मिल रहा है, तेजस्वी इस झगड़े का फायदा उठाते हुए बिहार के किस मोड़ पर खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हुए हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, आज जो मेहमान हैं, आज हमारे साथ सरोज सिंह होंगे। सरोज सिंह इसलिए उनको सुनना ज़रूरी है क्योंकि बिहार का हाल फिलहाल में दौरा करके लौटे, पुराने पत्रकार हैं और आप कह सकते हैं उनकी रिपोर्टिंग ग्राउंड ज़ीरो से बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो उनके आकलन को, उनके ताज़ा असेसमेंट को आप ज़रूर सुनिएगा, कुछ आपको तस्वीर और खुलकर पता लगेगी बिहार के बारे में। कन्हैया बेल्हारी होंगे, बहुत से सवाल उनसे पूछने जा रहा हूँ, और कुछ खबरें ब्रेक करने जा रहे हैं अभिषेक सिंह जो डेटा जर्नलिस्ट हैं। इन तीनों को सुनिए, एक्सपर्ट को सुनिए जो बिहार को जानते हैं भीतर से, और फिर आप तय करिए कि क्या वाकई एनडीए में ऑल इज़ नॉट वेल, और क्या इसका एडवांटेज धीरे धीरे तेजस्वी को मिल रहा है। अरे भाई बेल्हारी साहब, आप तो 45 साल से नीतीश कुमार के साथ हैं। मैं सीधा सवाल, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन और स्ट्रेट रिप्लाई चाहता हूं, बेल्हारी टाइप जवाब चाहता हूं। नीतीश कुमार सिर्फ 56-57 सेकंड के लिए वो बीजेपी के मीटिंग में थे, सिर्फ 56 सेकंड, 1 मिनट नहीं दिया उन्होंने, और एक पोस्टर अलग से जारी कर दिया नीतीश कुमार की पार्टी में जिसमें लिखा है कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार सरकार आ रही, नीतीश सरकार आ रही। कोई बीजेपी की फोटो नहीं, कोई मोदी की फोटो नहीं, कोई अमित शाह का जिक्र नहीं, सीधे सीधे अपनी फोटो जारी करके क्या कि नीतीश कुमार की सरकार आ रही। मुझे ये बताइए सब कुछ ठीक है या हो सकता है 14 के पहले नीतीश कुमार कहीं दूसरी तरफ तो नहीं चले जा रहे? सब कुछ ठीक नहीं है भाई, सब कुछ ठीक रहता तो ये सब कैसे होता। अभी हल्का हल्का डोज दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आप लोग सुधर जाइए, अनाउंसमेंट कीजिए मेरे नाम का। अपने से तो कहेंगे नहीं, लेकिन इसी तरह का डोज दे करके, जैसे एक डोज दिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ 30 तारीख को नहीं रहेंगे उनके कार्यक्रम में, फिर परसों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कहीं से बीजेपी के नेता के रहेंगे, जेडीयू के नेता से पूछेगा कि सवाल ही नहीं है रहने का, ये लोग घोषणा ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वहां ये अटके हुए हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। तो मुझे ये सब देख करके लगता है कि
देखिए नीतीश कुमार तो मैं कई बार बोला बनना तो उन्हीं को है, चाहे ये रो करके बनाए चाहे गा करके बनाए, गीत गाते हुए बनाए या रो करके बनाए, बनाना तो नीतीश कुमार को है। लेकिन अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो नीतीश के पास क्या ऑप्शन होगा? ये भी बात लगभग सामने आ रही है कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू होने जा रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू होने जा रही है। और उसी क्रम में मैं बता दे रहा हूं कि आज जिस तरह से, क्योंकि कुर्मी समाज जो इनके वोटर हैं उसमें कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो और ज्यादा बौखलाए हुए हैं, अंदर से बहुत नाराज हैं। मुझे लगता है कि इसका भी कुर्मी नाराज होने का मतलब आप समझते हैं, एक जी। मैसेज दे दिया जाएगा कि भाजपा को वोट मत दीजिए, तब कि फिर क्या होगा? चुनाव तो इन्हीं लोग के साथ लड़ना है, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ मैसेज दिया जा सकता है, तब बीजेपी कहाँ आ जाएगी, 40 से भी नीचे आ जाएगी। एक सवाल मैं शुरू में ही आपसे पूछ रहा था, मुझे लगा कि मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन मैं आप शुरू में पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर ये खटपट ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा खटपट बढ़ती है, और वाकई जो आप कह रहे हैं कि कुर्मी है, अति पिछड़ा है, नीतीश का जो वोटर है, कहीं कहीं महिलाएं हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, और बीजेपी को अगर कुछ डेंट लगता है नीतीश कुमार की वजह से, तो क्या अमित शाह इस पार्टी को तोड़ सकते हैं 14 के बाद? क्या जेडीयू को तोड़ देंगे अमित शाह आफ्टर 14th? बिल्कुल तोड़ देंगे, इसमें कहाँ शक है भाई। वो पार्टी मुख्यमंत्री टूट अगर सकती नहीं है बनाए जेडीयू? जाते, जेडीयू कैसे टूटेगी? मैं यही तो कह जेडीयू रहा हूं अलग आपसे, हो जे, क्या अमित शाह जे, जेडीयू को तोड़ देंगे, अमित शाह, स्प्लिट कर देंगे? नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, ये जान लीजिए। अभी भी मैं कहता हूँ नीतीश कुमार की पार्टी कोई तोड़ नहीं सकता है। अरे साहब, संजय झा को तोड़ लिया, लल्लन सिंह को तोड़ लिया, नीतीश की गोद में बैठे थे, खींच के अमित शाह ने अपनी गोद में बैठा लिया, बिहारी साहब, आंखों के ललन सिंह सामने। के ललन सिंह के पास कई वोट है बताइए? ललन सिंह हिम्मत नहीं करेंगे, जब जान जाएंगे कि नीतीश कुमार अब अभी जब पकड़ लेंगे ना, वैसा ललन सिंह नहीं कर सकते हैं। फिर उनको बिहार में राजनीति करनी है, अभी भी उनको जीतना ही है, फिर लोकसभा में जाना है, तो भाजपा के उम्मीदवार होकर के नहीं जा सकते हैं। एक बार गए थे ना 9 में 2000, छोड़े थे ना नीतीश कुमार को, फिर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा मजबूरन? ठीक है, आपका मानना है कि नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की हैसियत अमित शाह की कम से कम पटना के अंदर नहीं, ये आप बोल रहे हैं। भाई सरोज जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या नीतीश की जो नाराजगी आज हमने देखा मैनिफेस्टो में भी कुछ सेकंड रहे, उसके बाद चले गए, नड्डा कोशिश कर रहे थे बैठाने की, लेकिन बैठे नहीं वो, और अपना पोस्टर जारी कर दिया जिसमें बीजेपी का कोई जिक्र नहीं है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को क्या अब पता लग चुका है पूरी तरह से, उनको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है सरोज जी, कि अमित शाह और मोदी उनको डंप करने जा रहे हैं, अमित शाह और मोदी 14 तारीख के बाद उनको रिटायर करने जा रहे हैं? क्या उनको ये पता लग चुका है नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार को पता चल गया और बीजेपी को पता चल गया, ये सब बात अब हमको लगता है कि बहुत पुरानी हो चुकी है। सब मंझे हुए खिलाड़ी हैं, पॉलिटिशियन है, सबको पता है कि क्या चल रहा है पटना के बाजार में, बिहार की सियासत में। हमको लगता है दीपक भाई, चीजें अब आगे जा चुकी है, इन सब चीजों से ओके। आगे जा चुकी है। अब तो बीजेपी इस चीज को फॉर्मेशन में लगी हुई है कि हमको मुख्यमंत्री किसको बनाना है। ओके। माइनस नीतीश जो उसका प्लान है कि हमको किसको बनाना है। संघ क्या इंटरफेरेंस हो चुका है मुख्यमंत्री बनाने में, चीजें आगे जा ओके। चुकी है। आप 11 के बाद देखेंगे, 14 का इंतजार क्यों, आप 11 के वोटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए चीजें किधर जा रही है। संघ क्या चाह रहा है? संघ चाह रहा है कि एक ऐसा चेहरा हो बिहार के अंदर की जिससे जात पात का जो सियासत चल रहा है यहाँ दशकों से, 30 से 50 साल से, जी। उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, एक सॉफ्ट फॉरवर्ड चेहरा दिया जाए। वो राजपूत नहीं होगा, वो भूमिहार नहीं होगा, वो एग्रेसिव कास्ट है, हो सकता है वो ब्राह्मण चेहरा हो जो सीएम की कुर्सी पर आके बैठ जाए। एक जगन्नाथ दूसरी मिश्रा धारा का है, बेटा भी हो सकता है। एकदम हो सकता है, एग्जैक्टली, नीतीश मिश्रा पर भी दाव लगाया जा सकता है। एक दूसरी लाइन है कि मतलब नहीं, किसी आप कह रहे यादव, हैं कि संघ चाहता है कि कास्ट पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए सब कुछ खत्म करके ब्राह्मणी को बैठा दो, कि मैसेज पटना ब्राह्मण से को लखनऊ बैठा भेज दो। दें। ये कास्ट का जो ये दुकानदारी चलता है बिहार में, इसको खत्म करिए। पूरी खत्म ना हो तो कम से कम हो जाइए, कम से कम ये जात पात का जो चुनाव होता है बिहार में, वो चेहरा बैठाइए। दूसरा, बीजेपी के लोग किसी यादव को बैठा दे, नित्यानंद को बैठा दे,
ताकि तेजस्वी का जो वोट बैंक है 18%, 16%, उसमें हम डिवीजन करा दें अमित उस शाह बैंक चाहते हैं। को अपने। ये अमित शाह चाहते हैं। तो अमित शाह तो बड़े खिलाड़ी हैं। अब किसकी चलेगी, संघ की चलेगी या अमित शाह चलेगा, उसे 11 तारीख के बाद पता चलेगा। इतना तय है दीपक भाई कि नीतीश के नाम पर सहमति नहीं है, न संघ के खेमे में न बीजेपी के खेमे में। नंबर क्या आता है इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, लेकिन एक लाइन जो पॉलिटिकल पार्टी और रणनीतिकार खींचते हैं वो लाइन इसी और इशारा कर रही है कि नीतीश को ना है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अब किसको बनाएगी, संघ की चलेगी या अमित शाह की चलेगी, ये तो 14 के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि चीजें बहुत आगे जा चुकी है। आज जो हुआ 58 सेकंड और 60 सेकंड वाला कहानी, अमित शाह का जो बयान सम्राट चौधरी को लेके आया, और पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी है जो नीतीश कुमार जिस तरह की सियासत करते हैं ये सब चीजें पसंद नहीं करते। तो नीतीश कुमार के पास तो ढेर सारे ऑप्शन है, नीतीश कुमार के पास तो ढेर सारे ऑप्शन है, किसी ऑप्शन में जा सकते हैं। तो उन ऑप्शन को लेकर नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं चीजें किधर जाएगी, बीजेपी के भी लोग समझ रहे हैं कि चीजें किधर जाएगी। अब सरोज एक बार वोटिंग हो जाए जी। सरोज जी, बहुत भयानक जवाब आपने दिया है आज तो। आपने कहा है कि नीतीश नहीं, कुमार का यही दीपक भाई चल रहा है भाई, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की फाइल ही बंद कर दी। फाइल ही बंद नहीं करी, उसको मेज में ताला डाल दिया कि नो गेम फॉर नीतीश कुमार, द एंड। मैं आ रहा हूं अभिषेक, आपके पास आ रहा हूं, जरा एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं मैं, एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं मैं बिलारी साहब से। बिलारी साहब, भाई सरोज जी आपके छोटे भाई कह रहे हैं कि भाई नीतीश का द एंड है बीजेपी में, नो मोर नीतीश। अब मुझे यह बता दीजिए कि अगर द एंड हो गया है तो फिर नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? अगर 60-70 सीट ले आते हैं वो, विकल्प क्या है? नीतीश कुमार क्या लालू के साथ जाएंगे? नीतीश कुमार कोई और समीकरण बनाएंगे या बीजेपी को समझाएंगे या झुक जाएंगे मोदी शाह के आगे नीतीश कुमार, या फिर गले लगा लेंगे लालू को? बीजेपी के आगे झुकने का सवाल ही नहीं है। और नीतीश कुमार जब तक से, मैं बोल दिया हूं, पॉलिटिकली एक्टिव और जिंदा है पॉलिटिकली, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे अपने अपना समर्थन दे करके। फिर एक ही विकल्प है कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ जा करके सरकार बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर कुछ दिन रहेंगे, इसके बाद अपने भतीजा को, जिसको कई बार कह चुके हैं कि हमारे बात तो तुम ही न रहता हो, हमारे बात तो तुम ही न रहोगे, बना देंगे, हो गया। तेजस्वी को, ओके चलिए, तेजस्वी को और किसको? ठीक, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि पहली बात तो वो झुकेंगे नहीं बीजेपी के आगे, और अगर कोई नौबत आई तो फिर लालू के साथ जाएंगे। भाई अभिषेक जी, नजर आपकी भी सारे कैंप्स पर है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार, अगर बीजेपी से ये अनबन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गले तक पानी आता है, तो क्या फिर हम 14 तारीख को नीतीश और लालू को एक मंच पर बैठे देख सकते हैं राजभवन में? दीपक जी, कल के पहले तक बिहार में एनडीए एक अलायंस था, लेकिन कल प्रधानमंत्री का बिहार आना और नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं करना, उसके बाद ही अब ये एनडीए एक झेलायंस बन चुका है। अब अलायंस नहीं है, वो झेलायंस हो गया है। उसको 14 तारीख तक नहीं बल्कि 11 तारीख तक उसको झेला जा रहा है। इसलिए उसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं, झेलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक झेलायंस। ओके, इसको नीतीश कुमार 11 तारीख की शाम तक झेलेंगे। अब आज देखिए, महज जो नेता अब तक चुनाव में, सरोज जी बता रहे थे हमसे, आज फोन पे बात हो रही थी, तो कि 62 मीटिंग कर चुके हैं नीतीश कुमार बिहार में चुनाव के लिए। 62 पॉलिटिकल मीटिंग, वो इलेक्शन रैली वो कर चुके हैं, और 62 सेकंड भी वो नहीं रुक रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इतना खराब है कि वो बात 1-1.5 मिनट घोषणा पत्र पर बोल नहीं सकते? तो फिर उन्होंने 62 मीटिंग कैसे कर ली? ये बात किसी के गले नहीं उतरती है कि नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार बिना कुछ बोले बस हाथ में घोषणा पत्र की किताब ऐसे उठा करके दिखा दे और वापस चले जाए। और उसके बाद की पोस्टरबाजी जिसका आपने जिक्र किया कि जेडीयू कह रही है 14 नवंबर को नीतीश सरकार, और उसके बाद बीजेपी का पोस्टर आ रहा है कि नहीं, फिर एक बार एनडीए सरकार। अब देखिए यहाँ पर कितने महीने से नीतीश कुमार काट रहे हैं, जरा इसको समझने के लिए देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब 14 नवंबर के आगे क्या है वो नहीं बता रहे हैं।
ठीक इसी तरह नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, उनका पोस्टर कह रहा है 14 नवंबर को फिर नीतीश सरकार। ये नहीं कह रहा है उस पोस्टर में कि नीतीश सरकार किसके सहयोग से, एनडीए की नीतीश सरकार या इंडिया की नीतीश सरकार, वो विकल्प नहीं लिखा गया है। ठीक, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे अमित शाह छोड़ रहे हैं वैसे ही छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। तीनों हमारे जो स्टार एक्सपर्ट्स हैं, तीनों की बड़ी जबरदस्त बैठ है पटना की सियासत में। तीनों का एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो मुझे लगता है दिल्ली में बैठकर, कि इस वक्त नीतीश और अमित शाह के बीच में जो जंग चल रही है सीएम फेस को लेकर, ये जंग बढ़ती जा रही है, आग और बढ़ रही है, फैल रही है, और किसी तरह से मुझे कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश दिखती नहीं। ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री अपनी रैली में शायद ही 1% हो सकता है कि वो नीतीश कुमार का नाम ले लें एज सीएम फेस, अदरवाइज मुझे संभावना नहीं दिखती। यानी कुल मिलाकर भैंस पानी में जा रही, ऐसा लग रहा है। मैं एक सवाल जरा सरोज जी से पूछूं, फिर मैं भिलारी साहब के पास आ रहा हूं। चलिए नीतीश कुमार की फाइल थोड़ा किनारे रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप पूरा बिहार घूम रहे हैं सरोज भाई, तेजस्वी के रथ की रफ्तार क्या है, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। जब से तेजस्वी को सीएम बनाया है, जिस तरह से युवा जो है, मैं देख रहा हूं जेनजी वोटर 18 साल से 28 साल का तेजस्वी के रथ के पीछे दौड़ रहा है। क्या लग रहा है, क्या तेजस्वी डे बाय डे, दिन ब दिन उनका रथ रफ्तार पकड़ रहा है, वो गेन कर रहे हैं, वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? देखिए दीपक भाई, आप सर्वे को माने या ना माने, बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आज ही जो सी वोटर का ताजा सर्वे आया है उसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। सीएम फेस की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। 36% पे थे सितंबर के महीने में, 1% का उछाल आया है, अब वो 37% पर है। मतलब सबसे ज्यादा बिहार में लोग तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के रूप में पसंद कर रहे हैं। इसी वोटर का आज जो ताजा सर्वे आया है वो बता रहा है नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है सीएम फेस के तौर पर, सम्राट चौधरी की घट रही है, और आश्चर्यजनक रूप से प्रशांत किशोर 24% पर आ गए। मतलब तेजस्वी के पीछे पीछे प्रशांत किशोर चल पसंद बन रहे हैं सीएम फेस की। वहां पर नीतीश कुमार नहीं है, चिराग पासवान नहीं है, और सम्राट चौधरी नहीं है। इनका ग्राफ नीचे जा रहा है और तेजस्वी का ग्राफ बढ़ रहा है जब से उनको सीएम का ये घोषणा हुई है कि भाई यही मुख्यमंत्री होंगे। क्या आपको लगता है आरजेडी आपको लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जो पिछली बार का उनका रिकॉर्ड था 74 सीट जीतने का, उसको तोड़ सकते हैं वो? इसमें हमको लगता है कि अगर बीजेपी और जेडीयू का कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये नहीं सुलझा और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया तो नो डाउट तेजस्वी यादव की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट अगर खत्म होता है, मुख्यमंत्री या अमित शाह के तरफ से कोई पहल होती है, सीएम की घोषणा हो जाती है, तो फिर जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, ऐसा हमको लगता है। अगर नहीं उभरी तो फिर तेजस्वी यादव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आए। जी बिलारी साहब, जिस तरह से एनडीए के अंदर अब कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि बहुत ज्यादा झगड़े अंदर ही अंदर नीतीश और बीजेपी वगैरह के बीच में, आप इस झगड़े के बीच में तेजस्वी यादव को कहां खड़ा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं, क्या तेजस्वी यादव 100 का आंकड़ा छू सकते, 90 तक पहुंच सकते, 80 तक पहुंच सकते? क्या तेजस्वी यादव आपको पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है अभी भी। देखिए, अगर टाइसिट रिलेशन कोई करते हैं तेजस्वी यादव तो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारे चाचा को ये लोग बंधक बना लिए हैं। जो वहां सीएम हाउस की स्थिति है, मैं बता भी चुका हूं आपको कि जो भी पदाधिकारी हैं, आप जान लीजिए कि वहां मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उनको मिले हुआ मुख्यमंत्री से 3 महीना हो गया। ओह, पुलिस चीफ मिनिस्टर से ही नहीं मिला? हाँ, 3 महीना हो गया उनको मिले हुए। अब समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की घेराबंदी ये डीके के मार्फत से जिस तरह से हो, हाँ, पूरा उनको जो है, और बार बार तेजस्वी कहते हैं, और तेजस्वी जब कहते हैं तो नीतीश कुमार के जो
हार्डकोर समर्थक हैं जो अभी भी उनके साथ है, उस पर वो विश्वास करते हैं, कहते हैं कि तेजस्वी सही बोल रहे हैं। तो तेजस्वी हैज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज अंकल, चाचा अमित शाह और नीतीश कुमार का जो युद्ध चल रहा है पोस्ट के लिए, सीएम पोस्ट के लिए, वो इस मुकाम तक पहुंचा है कि संबंध टूट जाए। अभी हमको ऐसा नहीं लगता है, और 2-3 दिन हमको देखने दीजिए, अभी ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है। और अभी परसों जरा देखिए, प्राइम मिनिस्टर फिर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का नवादा में भी परसों है, उसमें हमको देखना है कि सीएम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पीएम क्या भाषण में कहते हैं, हमको देखने दीजिए। ठीक है। और तेजस्वी वो कहां तक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस लड़ाई का कितना लाभ उठा रहे हैं वो, और कहां खड़े हैं? अभी तो भाई नंबर 1 पर वही है कोई क्या उसके सामने? बिहार में कोई नेता रह गया है अब उसके सामने? तेजस्वी के सामने कोई, तेजस्वी के आंच के आगे, तेजस्वी के तेजस्विता के आगे अब कोई नहीं है अभी। जैसे आपको बताया सरोज जी ने, तो हल्का इशारा सीटों का भी कर दिए साहब, अब कितनी सीटें मिल सकती हैं तो बता दीजिए साहब। 100 का आंकड़ा पार करेगा कि नहीं करेगा? हमको 100 का आंकड़ा पार करते हुए अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 90, मुझे 100 का आंकड़ा, 90, 80 तक, 80 तक आ सकते हैं, 90 भी मैं नहीं कहूंगा। ठीक, 80 सीट के ऊपर तो भी मैं करूंगा पिछली बार से अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। मैं जरा अभिषेक के पास आ रहा हूं। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी इस वक्त लीड पोजीशन में है, लीड पोजीशन में, और क्या आप ये मानते हैं कि तेजस्वी ही गेम चेंजर है? ये सारा का सारा चुनाव के सेंटर स्टेज पे तेजस्वी हैं, और अगर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है तो सरकार भी बना सकते हैं। दीपक जी, इस मामले में अगर बहुत साफगोई के साथ कहें तो वाकई यदि तेजस्वी 122 के आंकड़े को अपने गठबंधन के साथ छू रहे होते तो फिर आज हम एनडीए गठबंधन में रार है या एकता है इसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। हकीकत यही है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ये जरूर कह सकते हैं कि सीटों का गैप कम हो रहा है। तेजस्वी यादव को लोग जितना पीछे मान रहे थे 6 महीने पहले कि उनकी पार्टी नंबर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी, अब मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 3 हो जाए। कोई नहीं जानता है, जनादेश आया तो भाजपा ही नंबर 3 हो सकती है, ज्ञानादेश की सूरत में कुछ भी संभव है। भाई मैं अब आखिरी राउंड पर आ रहा हूं, और पता है आपको सूरज जी मैं आखिरी राउंड में क्या पूछता हूं सबसे, क्योंकि अब तो पहले फेज का जो चुनाव है उसका प्रचार खत्म होने में 2-3 दिन ही बचे हैं अब। तो मुझे बताइए कि प्रचार से पहले, पहले फेज से पहले, इस वक्त बिहार में कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या एनडीए अभी भी आपको लगता है चुनाव जीत रही है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, या आपको लगता है कि तेजस्वी का रथ ओवरटेक कर रहा है? देखिए, अभी कन्हैया भैया ने बहुत सही बात की कि हम लोग को 2 दिन तो इंतजार करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पटना में रोड शो भी है, नवादा में भी सभा है, वो यात्रा, प्रधानमंत्री की वो यात्रा सारी चीजों को साफ कर देगी कि तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है या फिर एनडीए का कोई पार्ट नंबर 1 पर है। तो हमको लगता है कि 2 दिन 48 घंटे का इंतजार, उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ, बहुत चीजें साफ हो गई, बहुत चीजें 48 घंटे के बाद साफ हो जाए। तो क्या आपको लगता है कांटे की टक्कर है फिर सरोज जी, ये मैं कहूँ? नहीं नहीं, एक तो मोमेंटम बना है, नो डाउट मोमेंटम महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन कितना शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हुआ कि वो सरकार बना लेगी, इसके लिए हम लोग को अभी 2 दिन इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम लोग इस स्थिति में पहुंचेंगे। अपने प्रेडिक्शन को आज इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। बिलारी साहब, आप 45 साल का तजुर्बा है, बादशाह हैं आप सियासत की रिपोर्टिंग के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर पट्टा में कौन बताएगा? अनंत सिंह से तो हम पूछने जाएंगे नहीं, मुझे साफ तौर पे बताइए, और आपका तजुर्बा जो है उसे बोलना चाहिए। इस वक्त कौन आगे है? एनडीए आगे है, गठबंधन आगे है, प्रशांत किशोर अच्छा कर रहे हैं, या फिर हंग असेंबली होने जा रही है, कोई नतीजा नहीं आने जा रहा 14 तारीख को? राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? नहीं, अभी तो कल की घटना के बाद तेजस्वी को आगे कर दिया ना पूरा। देखिए, एक तरह अच्छा, से तेजस्वी को आज आपने आगे कर दिया? गोलबंदी तो होना चाहिए। हाँ हाँ, कल की घटना ने इनको आगे कर दिया ना, पूरे बिहार भर में इसकी चर्चा होने लगी, इसलिए तेजस्वी को उसने आगे कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी क्लैरिटी के लिए। आज बड़ा स्टेटमेंट किंग बिलारी ने दिया। उन्होंने कहा कि आज जो कल की घटना मोकामा में जो चुनावी हिंसा हुई, उसका एडवांटेज तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को आगे दिखा रहे हैं। अभिषेक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मशीनों पर शक करना चाहेंगे, अमित शाह पे शक करना चाहेंगे, तेजस्वी पे भरोसा करना चाहेंगे, नीतीश पे भरोसा करना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे आज क्लैरिटी के साथ? जी, मैं रिस्क लेंगे? क्लैरिटी के साथ ही कहता हूं कि मशीनों पर भरोसा तो इस देश में किसी को नहीं है। जो वोट दे रहा है उसे भी नहीं है, जो घर बैठा हुआ है उसे भी नहीं है। गुजरात पुलिस बिहार पहुंची हुई है, गुजरात के कई अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। ओके। अच्छा, लेकिन आपने जो सवाल किया अभी भिलारी जी से और इनसे सरोज जी से, उस वही पर मैं सवाल कुछ तो आप कहना ही से चाहता किया। हूं। जी, नहीं नहीं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ सवाल कौन आपने किया आगे कौन कौन आगे पीछे, ये है, बताइए। हाँ, वही मैं बता वही रहा पूछ हूं। रहा हूँ। ना तो एनडीए आगे है, ना महागठबंधन आगे है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आगे है। ओके, चलिए। ये एक अजीब सा जवाब है। ये कह रहे हैं कि एनडीए के भीतर ये अजीब सा किस, नहीं, सबसे साफ सुथरा जवाब जो बिहार को समझ रहे हैं वो यही है। चलिए, ये कह रहे हैं कि बिहार की दोनों रीजनल पार्टीज अपने अपने खेमों से आगे चल रही हैं। एनडीए में जेडीयू आगे है, और अगर गठबंधन जिसे इंडिया अलायंस दिल्ली में कहते हैं, उसमें इनको लगता है कि आरजेडी तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है। बहरहाल देखते हैं क्या होगा। बिहारी साहब, आप आए। मैं जान रहा हूं कि देश की जो राजनीति है उसको भी आप समझते हैं, और बिहार की राजनीति के आप मास्टर हैं। थोड़ा सा आप उलझे हुए आज मुझे दिखे, क्योंकि बिहार की सियासत उलझती चली जा रही है, उसके साथ साथ आप भी उलझ रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि कल जब आप आएंगे, फ्रेश माइंड के साथ आएंगे, फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज के साथ आएंगे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज कुछ खुलकर बातें की। और सरोज जी, सारी सीटों का जायजा लेके आप आए और आपने अपनी मेहनत हमसे साझा की, हमारे दोस्तों के साथ साझा की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।